पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जजेस और जुडिशरी, यानी कि सियासत और अदलिया का आपस में जो गठजोड़ और जो गटमट हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आज नहीं बल्कि कई बरसों से। अब ये समझ नहीं आती कि जज जो हैं वो केस सुन रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और उधर पार्लियामेंट भी समझ आ रही कि कानून साजी कर रही है या जजों को जवाब दे रही है। और ये जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई है, ये एक ताजा तरीन मिसाल है इसी अमर की कि दो इदारे आपस में अब टकराव और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद हसन शाह, असद जमाल और इदरीस अशरफ, तीनों बड़े जबरदस्त वकला हैं, और हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एक तरफ जज जो हैं वो भी सियासी के एक्टर्स बने हुए हैं, दूसरी तरफ तमाम सियासी मामलात जो हैं वो इदारे जिन्होंने मीडिएट करना है, जिन्होंने पार्ले करना है, पार्लियामेंट का नाम ही ये है, वो उन्होंने वहां धक्का दे देते हैं। अच्छा असद, आप ये बताइए थोड़ा सा इसको, इस पूरी बहस जो हो रही है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जवाबुल जवाब एक कानून पास हो गया, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था वो भी इसी का एक हिस्सा था। आप ये बताइए कैसे, क्योंकि आप, मुझे याद है आप इसके ऊपर पहले भी लिखते रहे हैं, जब इफ्तिखार चौधरी साहब का जमाना था उस जमाने में आप मज़ामीन लिखते थे हमारे लिए फ्राइडे टाइम्स में और द न्यूज में, तो वहां भी आप ये बात करते थे। लगता है कुछ नहीं बदला। अनम्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को, और हमें और नाज़रीन को बताइए कि ये इसका जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसको भी जरा वाजे कीजिए। जी बिल्कुल। जाहिर है कि बहुत तफसील में तो नहीं जाया जा सकता, हाँ। मोटी मोटी बात कर देते हैं। देखें, अब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की है, तो अगर हम वापस चले जाएं दिसंबर के महीने में जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, आफ्टर जस्टिस ईसा हैड assumed the office of the Chief Justice of Pakistan in September, I think. जी। So it took some time before it was upheld and then implemented. तो वो जो मीटिंग्स होनी चाहिए थी और जो जल्दी से इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फैसले किए जाने चाहिए थे दिसंबर के महीने में, हम देखते हैं कि वो नहीं हुए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मीटिंग्स की मिनट्स तो आए, जो 7 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के लेटर्स भी देखे, जिसमें उन्होंने नुकात उठाए कि ये जो मीटिंग्स होनी थी और जो प्रोग्रेस होनी थी वो नहीं हुई, और जो कार्रवाई जिस तरह से तय हुआ था पहली मीटिंग में उस तरह से नहीं हुई। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि ये वो क्रिटिकल टाइम था जबकि एक बड़ा अहम केस, इंट्रा कोर्ट अपील जो थी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक, वो पेंडिंग थी और वो फिक्स हो गई। और वो एक 6 मेंबर बेंच के सामने फिक्स कर दी गई, विदाउट द बेंच हैविंग बीन अप्रूव्ड apparently, as it appears from the record, from the committee under the act, the which had been upheld by the Supreme Court of Pakistan. इन्हीं ये प्रोसीजर एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर में हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब वो बेंच बना तो वो कमेटी के अप्रूवल के बगैर बना। उसके बाद हमने ये देखा कि सिंबल से मुतल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उससे मुतल्लिक जो 3 मेंबर का बेंच बना, उस वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना बेंच, और वो 3 मेंबर बेंच बना जबकि उसके फैसले में आर्टिकल 17 से मुतल्लिक रूलिंग दी गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को डिसाइड कर दिया गया। जबकि आपका ये एक्ट जो है वो कहता है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा जिस केस में, उसमें 5 मेंबर का बेंच बनेगा कम अज कम। और ये ही डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी अब दोबारा जो कमेटी है उसके मिनट्स में हमें नजर आ रही है। जो अरशद शरीफ का जो केस है उससे मुतल्लिक, और उस पर इख्तलाफ राय है, और उस पर जो है जस्टिस ईसा ने ये कहा है कि जो 5 मेंबर का बेंच मंसूर अली शाह साहब बनवाना चाहते हैं वो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में बनता है। तो भाई, जब जनवरी में आपने वो केस सुना इंट्रा सिंबल का, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, तो फिर आपने वो क्यों नहीं 5 मेंबर का बेंच बनाया उस वक्त? तो मेरा ख्याल है एक तो ये मसला,
लेकिन आप ये देखें कि उसका जो रिव्यू पिटीशन है सिंबल केस से मुतल्लिक, वो आज तक डिसाइड ही नहीं, वो सुनी नहीं गई. सो आई मीन द मोस्ट अर्जेंट केस हैज नॉट बीन हर्ड रिव्यू पिटीशन में. तो ये जी। जुडिशियल पॉलिटिक्स ही तो हो रही है जस्टिस ईसा की. अब मैं एक अच्छा। और बात जो कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा, कि इस वक्त बड़ी वाज़े तौर पर एक मिलिशियस कैंपेन चल रही है फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ. जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके मुतालिक उनको डीलेजिटिमाइज करने की बाकायदा एक कैंपेन है. मेरा ख्याल है कि इससे हमारी हायर जुडिशरी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा. इंस्टीट्यूशन जो है जुडिशरी का, उसकी साख तो पहले ही मुतासर हो चुकी है बड़ी बुरी तरह. लेकिन अब आप अगले 3 साल जो चीफ जस्टिस जिन्होंने रहना है, उनकी साख इस मलिशियस कैंपेन के जरिए तबाह कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा. देखें, ये बड़ा अहम मामला था कि आपने जो पहले ही नुक्ता उठाया, अब मैं उससे जोड़ देता हूं कि डिटेल्ड वर्डिक्ट नहीं आया. जो 8 मेंबर बेंच ने जो मेजोरिटी है उसने जो फुल कोर्ट के अंदर जो वर्डिक्ट दिया, जो कोर्ट वर्डिक्ट है, उसका डिटेल्ड वर्डिक्ट नहीं आया. लेकिन 2 जजों ने ये मुनासिब समझा कि डिटेल्ड वर्डिक्ट आने से पहले ही हम अपना डिटेल्ड वर्डिक्ट दे दें. अगर आप उसको पढ़ें, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो 2-3 दिन पहले डाइसेंटिंग व्यू आया है, मेरा ख्याल है जस्टिस मजहर के साथ, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें कोई रीजनिंग ही नहीं है. उसमें यानी बाकायदा एक स्टेटमेंट्स दी हैं कि फलां भी गलत है, फलां भी गलत है, फलां भी गलत है. दिस टू इज इज नॉट एडजुडिकेशन. दिस इज नॉट डाइसेंटिंग ओपिनियन. दिस इज मियर hurling of allegations against the court verdict. तो ये बड़ा सीरियस मामला है. मेरा ख्याल है कि अगर इस मौके पर ये ना हुआ कि जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनकी चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नहीं हो जाता अगर, और जो मुझे एक जो अफवाह फैली हुई है कि कोई आईनी पैकेज आ रहा है जिसके जरिए कुछ जो है वो टेन्योर को मैं ये मेरे किया अगले जा रहा एक्सटेंड किया अगले जा रहा है. अगर मे, इससे मुतल्लिक क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, और मेरा ख्याल है कि इसमें जस्टिस ईसा को जो है वो कदम बढ़ाना चाहिए और फौरी तौर पर ये कुछ इकदामात करने चाहिए ताकि इदारा बच जाए. लेकिन असद जस्टिस ईसा तो आईनी पैकेज नहीं बना रहे ना, वो तो पार्लियामेंट बना रही है, हुकूमत बना रही है, एस्टेब्लिशमेंट बना रही है. तो बेचारे जस्टिस ईसा को दो ना आप लोग रगड़े खामखा. जिथे ओदी गलती है मनो, जिथे जी ओदी जी. गलती नहीं है उन्हें माफ नहीं करो नहीं, भाई. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. देखें, हम जब कहते हैं कि जुडिशलाइजेशन हो गई है पॉलिटिक्स की, और हाँ. जुडिशरी खुद भी पॉलिटिसाइज हो गई है, पोलराइजेशन हो गई है, तो फिर वहां सिर्फ एक ग्रुप नहीं है पोलराइजेशन का जिम्मेदार, उसमें तमाम बिल्कुल. जजेस जो हैं वो जिम्मेदार हैं. सही और सही उसमें yes. चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी शायद सबसे बढ़कर है. मैंने कुछ मिसालें आपको दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को अपहोल्ड किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी थी दिसंबर 2023 में, नहीं हुई. जनवरी 2024 में नहीं हुई. वो क्या हुआ? कैसे केसेस को सुना जाता रहा है? मैनिपुलेशन तो नहीं हुई? हमें ये सवाल करने की इजाजत होनी चाहिए, और हमें ये सवाल करने चाहिए क्योंकि हम इस सिस्टम के जुडिशरी का जो पूरा एक अम्ब्रेला है उसके नीचे जो लॉयर्स हैं हम उसका हिस्सा हैं. अगर जुडिशरी तबाह होगी तो हम भी तबाह होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन कहीं पीछे गटर में गिर जाएगी. तो मेरा जी. मतलब ये है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, जिसका ऑफिस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑफिस है, उनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए. उन्होंने अपनी जो है मंशा का इजहार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ कर दिया हुआ है कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए. ही शुड फॉर्मली अनाउंस दैट ही इज नॉट expecting any extension and he's not going to accept it. मेरा ख्याल जी. है कि ये बहुत जरूरी हो गया है. उन्होंने उन्होंने वैसे ये पैगाम तो दिया है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. असद आपसे अभी हमने
जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मैंने जो आप बात करे थे मैं उसका रिस्पांस लेना चाहूंगा। इदरीस अशरफ साहब भी कुछ कहना चाहते हैं और फिर बैरिस्टर अहमद हसन शाह से भी बात करेंगे। जी इदरीस, आपने असद की बात सुनी जो वो जिक्र करे थे कि एक्सटेंशन का मामला है काजी फाइज ईसा साहब का, गालिबन आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि कोई ऐसी मूव चल रही है। असद ने यहाँ पे इख्तिताम किया था कि उनको खुलकर कहना चाहिए कि मैं ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं कबूल करूंगा। तो ये सो कॉल्ड जो अफवाहें हैं आईनी पैकेज की, वो उनके बारे में। जी असद, कह दीजिए और आप कुछ। एक एक और बात ये भी कि जैसे उनकी नोटिफिकेशन 3 महीने पहले तकरीबन हो गई थी, या काफी अरसा पहले, कई हफ्ते पहले हो गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह की भी नोटिफिकेशन जो है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हो जानी चाहिए, ताकि ये जो सस्पेंशन और कंफ्यूजन वाला माहौल है ये भी खत्म हो। देखें, ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अच्छी चीज नहीं है। इससे जो सिटीजन्स हैं आपके मुल्क के, जो जिनको के जुडिशरी से वास्ता पड़ता है, उनके केसेस पर बुरा इम्पैक्ट होता है। जी इदरीस। अभी आपका सवाल मेरे से है, देखेंगे जी। मैं तो सीधे आसान सादा रास्ते पे जाऊंगा। हमारे पास एक दस्तूर है जो हमें बताता है कि इदारों ने किस तरह फंक्शन करना है, और जजिस के पास दस्तूर भी है, और फिर वो उनकी जिम्मेदारी जो वो ओथ लेते हैं उसके तहत भी बन जाती है। अगर किसी जज की तकरीम में कमी आ रही है तो वो अपने ओथ से रजू करे ना। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि लोग तो, यानी अगर कोई बैरिस्टर उनको कहता है तो वो कहते हैं कहते रहे, लेकिन अहमद इज बीइंग ऑनेस्ट विद ऑल नहीं ऑफ मैं अस मैंने तो दैट कहा ही इज अहम नॉट अ बैरिस्टर। मैं मैंने तो कहा देसी बरिस्टर हूँ। मैंने कहा अहमद कहीं मेरे पे ना कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दे। नहीं आजकल वकील ज्यादा नहीं ताकतवर हुए हुए हैं, सियासी नहीं, पार्टियों खुदा में ना भी खास्ता। और अदालतों रजा में भी। देखिए, जी मैंने अहमद। जो पहले सेगमेंट में गुजारिश की थी ना अबाउट द गेम ऑफ जजिंग जजेस, अब हम हाँ। उस गेम के बारे में बात करें। इस खेल का बहुत अहम टैक्टिक या तरीकाकार ये है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करें अफराद को टारगेट करके। मेरी नजर में जो एविडेंस इस वक्त ओपन अवेलेबल है उसमें कोई ऐसी शक शुबे की बात नहीं है कि शाह साहब का टेन्योर खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा चीफ की पोजीशन ऑन द एक्सटेंशन रिकॉर्ड पर आ चुकी है। हम्म। इजाफी वजाहतें देना, जजों से दरकार रखना, ये अच्छी रवायत नहीं है। एक तरफ अगर हमारा मौकफ ये है कि जजेस अदालत से ताल्लुक रखें, डीपोलिटिसाइज्ड रहें, फिर हम उनको सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स टेट अटैक नहीं करने की रिक्वायरमेंट कर सकते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि दलाइल बहुत दिए जा रहे हैं कि आने वाला ये करता है तो जाने वाला वो करेगा। इसको मैंने पहले भी गुजारिश की थी, ये सोशल मीडिया पे रिवाज चल पड़ा है कि आप जाने वाले जज को आने वाले जज के साथ आपस में लड़ा दो। ये बहुत डेंजरस गेम है, हमें इसको रेजिस्ट करना चाहिए। हाँ, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि अगर हमारे पास ये शवाहिद हो, अगर असद और उन लोगों से जो समझते हैं कि इस ये जो इंप्रेशन है इसमें सदाकत है, इसकी कोई एविडेंस है, तो डिबेट कीजिए। लेकिन इसको हवा देने का मकसद कुछ नहीं है अदर देन वीकनिंग द इंस्टीट्यूशन। अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये जो भी तमाशा चला है हमारे अदालतों के हवाले से, आपने बिल्कुल सही फरमाया रजा, ये आज की बात नहीं है। जुडिशरी उस इस्टेब्लिशमेंट का तस्लीम शुदा हिस्सा है जिसने सियासी कुव्वतों को पीछे रखने में हमायत की है फोर्सेस की, ठीक है ना। तो बिल्कुल लेट्स नॉट बिल्कुल। स्टेट द ऑब्वियस। अब हम क्या नैरेटिव दे रहे हैं? हम ये नैरेटिव दे रहे हैं कि जी वो मोमेंट ऑफ रेकनिंग आ गया है, अदलिया ने अपने आप को इस अनहोली अलायंस से डिसलॉज कर दिया है। ये फलां फैसला इस अक्सरियत से, फलां फैसला उस अक्सरियत से
इस बात की अक्कासी करता है कि अब वो जो जजेस लेटर केस के हवाले से जस्टिस मिलान साहब ने फरमाया था ओथ वाली बात कि दिस इज नो लॉन्गर ए प्लेटिट्यूड, हाँ, तो हम अवाम जो है वो तो ये समझ रही है कि वाह अवेकनिंग हो गई है, और अब वो जो प्रॉमिस है ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस फेयर एंड विदाउट फियर फॉर ऑल मैनर ऑफ पीपल, अब वो आ गई है। बट मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि उसी फैसले में एक और जज साहब ने ये कहा था एडवर्स स्पेक्टिकल ना हो जाए।